हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। स्क्विड गेम सीजन 3 का वेट फाइनली खत्म हो चुका है और इस बार कहानी और भी ज्यादा डार्क, वायलेंट और इमोशनल हो चुकी है। प्लेयर्स के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और स्क्विड गेम सीजन 3 का ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने सीजन 1 और सीजन 2 एपिसोड बाय एपिसोड काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। और सीजन 3 का ब्रेकडाउन सुनने से पहले इसका सीजन 2 में क्या हुआ है वो जानना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि सीजन 2 सीजन 3 का ही कंटिन्यूएशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस डेडली सीजन का ब्रेकडाउन। एपिसोड 1, कीज एंड नाइफ्स। बगावत का एंड हो चुका है और उसके बाद का सीन और भी ज्यादा टूटा हुआ और खौफनाक है। कैंग न्योल प्लेयर 246 ग्योंग्सू को गोली मार देती है, लेकिन वो उसको ऐसे शूट करती है जिससे वो जान से न मरे। फिर जब ऑर्गन ट्रेडिंग सोल्जर्स को पता चलता है कि प्लेयर नंबर 246 अभी जिंदा है तो वो उसको ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए ले जाते हैं। फिर न्योल ऑर्गन ट्रैफिकर्स के साथ दिखावा करती है ताकि ऑपरेशन रूम तक पहुंच सके। सियोंग यून वापस रूम में लाया जाता है। उसको पता चलता है कि उसके ग्रुप के सारे लोग मार दिए गए हैं, बस चो योंजू और कांग देहो बचे हैं। ग्यून की आंखों में गिल्ट है और ग्रीफ है। उसके अंदर बस एक सवाल घूमता है, क्या सब मेरी वजह से हुआ? फिर एक और वोटिंग होती है, क्या गेम्स कंटिन्यू करें या फिर बंद हो जाए? और वोटिंग का रिजल्ट आता है, गेम कंटिन्यू करेंगे। गियून इतने सारे लोगों की मौत के कारण की वजह से शॉक में चला जाता है और उसका गुस्सा देहो पर निकलता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से सब बर्बाद हुआ। अगर वो टाइम पर बंदूक की गोलियां ले आता तो क्या पता वो बगावत वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाता। फिर इन सबको अगले गेम की तरफ ले जाते हैं और रास्ते में प्लेयर्स को फांसी पर लटके हुए बगावत वाले लोगों की बॉडीज के पास से ले जाया जाता है। एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसा सीन है। और फिर शुरू होती है नेक्स्ट डेडली गेम, हाइड एंड सीक। लेकिन इस बार ये बच्चों वाली खेल नहीं है, बल्कि शिकार बनना और शिकार करने वाली गेम है। इस गेम के लिए सारे लोगों को 2 टीमों में बांटा जाता है। एक होती है टीम रेड और एक होती है टीम ब्लू। टीम ब्लू को एक भूल भुलैया जैसी जगह में जाकर छुपना है और टीम रेड को टीम ब्लू वाले मेंबर्स को ढूंढकर एटलीस्ट एक मेंबर को जान से मारना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेयर है टीम रेड का तो उसको एटलीस्ट एक ब्लू प्लेयर को जान से मारना होगा। अगर 30 मिनट के अंदर वो टीम रेड वाला बंदा एटलीस्ट एक ब्लू प्लेयर को जान से नहीं मार पाता है तो टीम रेड वाला बंदा 30 मिनट बाद एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर बस टीम ब्लू को इतना करना है कि उनको टीम रेड से बचना है और आधे घंटे के टाइम से पहले उनको उस मेज का एग्जिट ढूंढना होगा। अगर टीम ब्लू वालों ने एग्जिट ढूंढ लिया तो वो वहां से एग्जिट कर सकते हैं और वो गेम जीत सकते हैं। फिर यहाँ पर टीम रेड वालों को छुरी दी जाती है जिससे वो टीम ब्लू के मेंबर्स को जान से मार सके। और टीम ब्लू को यहाँ पर दी जाती है 3 तरह की चाबियां। एक चाबी होती है सर्कल शेप की, दूसरी चाबी होती है ट्रायंगल शेप की और तीसरी चाबी होती है स्क्वायर शेप की। जिस भूल भुलैया में टीम ब्लू जाने वाली है उस भूल भुलैया के दरवाजे इन चाबियों से खुलेंगे। बट अगर एक बार दरवाजा खुल गया तो वो दरवाजा दोबारा लॉक नहीं करा जा सकता। अब यहाँ पर रोल स्वैप होते हैं। क्योमजा और जूनी बन जाते हैं ब्लू टीम में, जो कि अब छुपेंगे, और म्योंगी और योंगसी चले जाते हैं रेड टीम में, जो कि ब्लू टीम मेंबर को ढूंढकर मारेंगे। और यहाँ पर नामग्यो म्योंगी के साथ मिल जाता है। और यहाँ पर नामग्यो के पास एक एडवांटेज ये है कि उसके पास थैनोस की ड्रग्स वाली गोलियां हैं जो उसको बाथरूम में थैनोस के मरने के बाद मिली थी। फिर इसी बीच लोयल ऑपरेटिंग रूम में जाकर ऑर्गन ट्रैफिकर्स को जान से मार देती है और डॉक्टर को गन पॉइंट पर मजबूर करती है कि वो ग्योंगसी की जान बचाए। आइलैंड के बाहर जुनो अपनी टीम के साथ आइलैंड की सर्च पर वापस शुरू करता है, एक नए ड्रोन ऑपरेटर के साथ, क्योंकि पिछला वाला ड्रोन ऑपरेटर कैप्टन पार्क ने जान से मार दिया था। लेकिन उससे अलग वू सियोक सीक्रेटली कैप्टन पार्क की इन्वेस्टिगेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर वू सियोक को हल्का हल्का कैप्टन पार्क पर शक होने लगा था। और यहाँ पर फ्रंटमैन यानी इनो कैप्टन पार्क को ऑर्डर देता है कि मेरे भाई को इस आइलैंड तक कभी पहुंचने मत देना। अगर मामला हाथ से निकलता है तो सबको जान से मार दो, इंक्लूडिंग माई ब्रदर। एपिसोड 2, द स्टारी नाइट। इस बार अंधेरा और गहरा हो गया है। न्योल ने डॉक्टर को मार दिया। जैसे ही ग्योंगसक ठीक होता है, मेज जैसी गेम जगह में ह्योंजू, ग्योमजा और जूनी एक टीम बन के खेलते हैं। दूसरी तरफ म्योंगी मजबूरी में नामग्यो के साथ मिलके खेलता है। दोनों मिलके कई सारे प्लेयर्स एलिमिनेट करते हैं, जबकि रूल सिर्फ यही था कि इन्हें एटलीस्ट एक प्लेयर को एलिमिनेट करना था। बट गेम की ब्रूटैलिटी ही यही है, गेम वाले ने कभी नहीं रोकेंगे एक से ज्यादा प्लेयर्स मारने के लिए। जब इन दोनों ने पहले प्लेयर को जान से मारा था तभी ये दोनों पास हो गए थे, बट ये दोनों और प्लेयर्स को जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि जितने लोग मरेंगे उतना प्राइस पूल और बड़ा होगा। और इसी भूल भुलैया में एक और कहानी लिखी जा रही होती है। सियोन नायो बाहर जाने का एग्जिट ढूंढ लेती है और बाहर जाने के लिए उसको 3 चाबियों की जरूरत थी। सियोन नायो के पास सर्कल वाली चाबी थी और उसे अब चाहिए थी ट्रायंगल और स्क्वायर शेप की चाबी। तो उसको रास्ते में उसका एक और ब्लू टीम मेंबर मिलता है, प्लेयर नंबर 100 जियोंग डे। और ये जियोंग डे एक नंबर का लस्सन आदमी होता है। वो उसे धोखा देकर सर्कल चाबी अपने साथ बाहर ले जाता है। फिर उस रूम में मिन्सू आ जाता है, जो कि कंट्रोल में था उस ड्रग्स के जो थैनोस की थी। मिन्सू को थैनोस को लाकर जमीन पर पड़ा हुआ मिला था, जो कि नामग्यो से गिर गया था। फिर मिन्सू को ड्रग्स की वजह से हेलुसिनेशन दिखने लग जाते हैं और मिन्सू के अंदर गुस्सा था नामग्यो को लेके, क्योंकि उसने सैमी को जान से मार दिया था। फिर मिन्सू सियोन नायो को नामग्यो समझकर जान से मार देता है और यहाँ पर मिन्सू उस गेम में पास हो जाता है। अब आगे जूनी का एंकल टूट जाता है
और इसी दर्द के बीच वो लेबर में चली जाती है। फिर ये तीनों एक सेफ रूम में जाते हैं और वहाँ जूनी को पेन स्टार्ट होने लग गया था। फिर ग्योमजा यहाँ पर जूनी की डिलीवरी को कंडक्ट कराती है और उसी रूम में पैदा होता है जूनी का बेबी। लेकिन खुशी के बीच में मौत छुपी थी। जैसे ह्योंजू एक एग्जिट ढूंढ लेती है, म्योंगी उसे जान से मार देता है। फिर जब वो न्यूबॉर्न बेबी को देखता है तो उसका गिल्ट उसके चेहरे पर लिखा जा सकता था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इस मेज के एक और मोड़ पर कीहुन जो रेड टीम में था पूरा गुस्सा लेकर डेहो के पीछे होता है। डेहो उसे कन्फेस करता है कि उसका आर्मी और एक्स मरीन से कोई लेना देना ही नहीं था और उसने डर के मारे बगावत में धोखा दिया था। बस यही सुनकर कीहुन का पेशेंट टूट जाता है और वो उसका गला घोट के उसकी जान से मार देता है। ये मेरे लिए अब तक का मोस्ट शॉकिंग मोमेंट था स्क्विड गेम का। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कीहुन यहाँ पे किसी की जान ले लेगा, बट एज गेम के रूल्स कीहुन डेहो को जान से मार चुका था और कीहुन ये गेम पास कर लेता है। गेम के खत्म होने से थोड़ी देर पहले ग्योमजा का बेटा योंगसिक, जो ब्लू टीम मेंबर्स के एक भी प्लेयर को जान से नहीं मार पाया, जूनी को टारगेट करता है। ग्योमजा उसकी रक्षा करती है और योंगसिक को छुरी मार देती है। और एक सैड फैक्ट यहाँ पर यह है कि जब योंगसिक जूनी को जान से मारने वाला था तो ग्योमजा को योंगसिक पे अपना हस्बैंड दिखा, जो ग्योमजा योंगसिक को फिजिकली टॉर्चर करता था जब योंगसिक छोटा था। और यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है और रूल्स के हिसाब से योंगसिक एक भी ब्लू मेंबर को जान से नहीं मार पाया। फिर वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और ग्योमजा उनसे काफी भीख मांगती है अपने बेटे की जान बख्शने के लिए, बट लेकिन वो गार्ड्स ग्योमजा के सामने योंगसिक को जान से मार देते हैं। एपिसोड 3 इट्स नॉट योर फॉल्ट। इस बार सिर्फ जान नहीं जा रही, अब जमीन भी टूट रहा है। वीआईपीस आ चुके हैं, लेकिन इस बार वो सिर्फ तमाशा देखने नहीं, खुद सोल्जर्स बनकर आए हैं ताकि वो खुद अपने हाथ से प्लेयर को एलिमिनेट करके मजे ले सकें। फिर वंस अगेन वोटिंग होती है। ग्योमजा रो के ओ प्लेयर से कहती है कि वोट करो एक्स ताकि ये गेम्स खत्म हो सकें, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसका गिल्ट उसका दर्द बन चुका था। उसके बेटे योंगसिक की मौत उसका दिमाग खा गया था। वो कीहुन से एक ही गुजारिश करती है, जूनी और उसके बच्चे का ख्याल रखना। कीहुन पहले मना करता है और इसी के बाद ग्योमजा अपने गिल्ट के बोझ तले सुसाइड कर लेती है। दुनिया के एक कोने में जूनो फिर से उसी क्लिफ तक पहुंचता है जहां उसके भाई ने उस पर गोली चलाई थी। अब वो आइलैंड को ढूंढने के लिए एक फाइनल सर्च शुरू करता है। दूसरी तरफ वोसिया कैप्टन पार्क के घर जाता है। वहां उसे मिलता है एक गार्ड का यूनिफॉर्म, एक फोटो कैप्टन पार्क और सेल्समैन के साथ, और यहाँ पर कैप्टन पार्क के साथ इनों की भी फोटो होती है और बहुत सारा पैसा। बस यही साबित कर देता है कैप्टन पार्क भी इस गेम का हिस्सा है। लेकिन जाने से पहले ही वो सियोक को अरेस्ट कर लिया जाता है। ग्योमजा की मौत ने ग्यून का दिल हिला दिया। अब वो तय कर लेता है कि वो जूनियर्स के बेबी को हर हालत में बचाएगा। अगला गेम है जंप रोप, लेकिन ब्रिज पर एक जायंट स्विंगिंग रोप है और प्लेयर्स को क्रॉस करना है बिना रोप को हिट हुए। और ये गेम वीआईपीस भी देख रहे होते हैं। शुरू में सब डर रहे होते हैं, तभी मिन्सु थैनोस को नेकलेस ब्रिज पर फेंकता है। नामग्यू, जिसके अंदर ड्रग्स की तलब मच रही थी, वो नेकलेस लेने के लिए जंप मार देता है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वो क्रॉस खाली था, रोप उसे मार के नीचे फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है। इस वक्त वीआईपीस एक और शॉकिंग डिसीजन लेते हैं। जूनी का बच्चा अब एक प्लेयर है। गीहुन अब किसी भी कॉस्ट पर बेबी को बचाना से गोद में लेके ब्रिज क्रॉस करवाता है और सेफली दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और उसके बाद प्लेयर 96 भी जंप करता है, लेकिन वो दूसरे प्लेयर्स को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में वूसियाओ बड़ी चालाकी से अपना फोन पुलिस से लेके हवांग को जल्दी से इन्फॉर्म करता है कैप्टन पार्क को लेके कि इसको कैप्टन पार्क के घर में उन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म मिली है और सेल्समैन के साथ फोटो मिली है जिसने इसके बॉस को जान से मारा था। फिर उसी मोमेंट जब कैप्टन पार्क को शक होता है कि हवांग को पता चल गया है कि मैं उस गेम का हिस्सा हूँ, तो वो जाके हवांग के बाकी साथियों को जान से मार देता है और हवांग कैप्टन पार्क को जान से मार देता है। और यहाँ इस बोर्ड पे सिर्फ 2 आदमी जिंदा बचते हैं। एपिसोड 4 222। गेम के बीच में प्लेयर 96 रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है। गीहुन उसे बार बार समझाता है, लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है तो सेल्फ डिफेंस में गीहुन उसका काम खत्म कर देता है। इस बीच म्योंगी जाता है जूनी के पास। जूनी उसे नफरत से देखती है क्योंकि वो ह्योंजू का कातिल था। जूनी अपनी इंजर्ड फुट भी दिखाती है, लेकिन उसका टूटा हुआ एंकल देख के म्योंगी पीछे हट जाता है। और यहाँ पर जूनी फाइनली एक दिल तोड़ देने वाला फैसला लेती है। अपनी बेटी को गीहुन के हवाले करके जूनी खुद को कुर्बान कर देती है। गीहुन और म्योंगी दोनों टूट जाते हैं। वीआईपीस डिसाइड करते हैं कि जूनी की बेटी अब ऑफिशियली प्लेयर 222 है। आइलैंड के बाहर न्योल और ग्योंगसॉक एस्केप कर जाते हैं, लेकिन मास्टर ऑफिसर के सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं। वही रूम में जब अनाउंस होता है कि बेबी अब प्लेयर है, तो प्लेयर नंबर 100 जोंगते जो लसन है और उसका ग्रुप जो महालसन है बेबी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड समय पे आके उसे बचा लेते हैं। रूल्स बदल दिए जाते हैं। अब किसी भी प्लेयर को गेम के बाहर मारना या अटैक करना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर इस रूम में जितने भी प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग बेबी, ये सब अब फाइनलिस्ट हैं और ये सब पार्ट लेंगे अब आखिरी गेम में। फिर इन सब फाइनलिस्ट के लिए एक शानदार आलिशान डिनर का अरेंजमेंट करवाते हैं। अब यहाँ पर वोटिंग से पहले इन सारे प्लेयर्स को एक हिंट दी जाती है अगले गेम से रिलेटेड, और हिंट ये होती है कि नेक्स्ट गेम में प्लेयर्स डिसाइड कर सकते हैं कि किन 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है। मतलब नेक्स्ट गेम में सिर्फ 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट अगर तुम करोगे तो बाकी 6 प्लेयर सेफली 5.6 बिलियन वॉन का आधा हिस्सा करके घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर वोटिंग होती है और ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है।
यहाँ पर सिर्फ एक्स को वोट गीहुन और मिनसू ही करते हैं। फिर ये हिंट सुनने के बाद चोंगडे का ग्रुप सीक्रेटली प्लान करता है गीहुन, बेबी और मिनसू को अगले गेम में एलिमिनेट करने का। म्योंगी उनके साथ मिलने का नाटक करता है, लेकिन उसके इरादे क्या हैं अभी क्लियर नहीं है। फिर गीहुन को फ्रंटमैन के पास ले जाते हैं। वहाँ पर फ्रंटमैन सियोंग को एक रास्ता देता है बचने का, जिससे वो और बेबी सेफली साइलेंट से निकल सकते हैं। फ्रंटमैन सियोंग को एक चाकू देता है और उसको बोलता है कि इस चाकू से सारे प्लेयर्स को जान से मार दो। इतना अच्छा खाना और शराब पीने के बाद सारे प्लेयर्स गहरी नींद में होंगे। अगर तुम एक एक को जान से भी मार दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर तुमने सारे प्लेयर्स को जान से मार दिया तो ये मेरा वादा है कि कल तुम यहाँ से सेफली उस बेबी के साथ निकल सकोगे, क्योंकि जो अगली गेम होने वाली है वो 2 प्लेयर्स में खेली नहीं जा सकती। तो अगर तुम सारे प्लेयर्स को जान से मार दोगे तो गेम यहाँ पर खुद ही रुक जाएगी। फिर फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है और सियोंग का दिल यहाँ पर काफी बुरी तरह से टूटता है। सियोंग ने जिसको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था वही एंड में फ्रंटमैन निकला। फिर सियोंग वहां से चला जाता है और फ्रंटमैन सियोंग से पूछता है कि प्लेयर नंबर 456, क्या तुम अभी भी लोगों पर विश्वास रखते हो? एपिसोड 5 सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। गीहुन अब एक और मोरल टेस्ट के सामने है। प्रीवियस एपिसोड में इनो उसे एक ऑफर देता है, अगर तुम बाकी प्लेयर्स को खत्म कर दो तो तुम और बेबी दोनों सेफ रहोगे। लेकिन गीहुन रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे सेवियों की याद दिलाती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उसी वक्त इनो भी अपने पास से हॉन्टेड है। 2015 के गेम्स में उसने उइल नाम के कहने पर लोगों को जान से मार दिया था। यही सेम टेस्ट जो उसने गीहुन को दिया है वो इनो को उइल नाम ने 2015 के स्क्विड गेम में दिया था। बट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इन्होंने बिना सोचे समझे सारे प्लेयर्स को जान से मार दिया, और दूसरी तरफ सियोंग ने सारे प्लेयर्स की जान बख्श दी। और यहाँ पर हम इनो की आंखों में गिल्ट साफ साफ देख सकते हैं। अब अगला दिन फाइनल गेम का दिन होता है। फाइनल इसमें है गीहुन, म्योंगी और जूनी की छोटी सी बेबी जो है अब प्लेयर नंबर 222। दूसरी तरफ आइलैंड पर नियोल को वापस आना पड़ता है क्योंकि इस मास्क ऑफिसर के पास ग्योंग सॉक के सारे रिकॉर्ड थे कि उसकी बेटी किस हॉस्पिटल में है, उसकी बेटी को किस टाइप का कैंसर है और उसकी बेटी कौन से रूम में है। फिर नियोल यहाँ पर अकेली आगे जाती है और ग्योंग सॉक को वापस भेज देती है। फिर नोएल उस मास्क ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले जाके उससे ग्योंग सॉक के सारे डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट करवाती है। एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें नोएल ऑफिसर को मार देती है और हर एक फिजिकल रिकॉर्ड भी जला देती है, अपना भी जो गार्ड के रूप में था। फाइनल गेम स्काई स्क्विड गेम। ये गेम है एक टेरिफाइंग बैटल जहाँ प्लेयर्स को 3 प्लेटफॉर्म पर 3 राउंड्स में ओपोनेंट्स को धक्का देकर गिराना होता है। तो यहाँ पर पहला राउंड खेला जाएगा स्क्वायर शेप में और इन 9 प्लेयर्स में से एक प्लेयर को अपनी जान गंवानी पड़ेगी ताकि बचे हुए 8 प्लेयर अगले ट्रायंगल राउंड में जा सके। और यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेयर्स भी मर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा हुआ कि एक राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर एलिमिनेट हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्लेयर बच सके। अब यहाँ पर ये दरिंदे सबसे पहले एलिमिनेट करने की बात करते हैं उस बेबी को, पर लेकिन यहाँ पर गीहुन उस बेबी को अपने साथ लेके खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर स्क्वायर शेप में ये दरिंदे गीहुन और बेबी दोनों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दरिंदों ने गीहुन और बेबी दोनों को एलिमिनेट कर दिया तो नेक्स्ट राउंड में किसको एलिमिनेट करेंगे? ये खुद को तो एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर म्योंगी एक राय देता है। वो इन दरिंदों से कहता है कि चलो हम मिनसू को एलिमिनेट कर देते हैं, वो वैसे भी ड्रग्स के इफेक्ट में है। और यहाँ पर म्योंगी एक लोहे की रॉड से मिनसू को धक्का दे देता है और मिनसू नीचे गिरने से पहले सैमी का हेलुसिनेशन देखता है और हेलुसिनेशन में वो सैमी को सॉरी बोलता है उसको ना बचाने के लिए जब नामग्यो सैमी को जान से मार रहा था। और यहाँ इस राउंड में मिनसू एलिमिनेट हो जाता है। फिर स्क्वायर शेप से ट्रायंगल शेप तक एक ब्रिज बनता है जिससे सारे प्लेयर्स ट्रायंगल शेप तक जा सके। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर राउंड शुरू करने से पहले प्लेयर्स को जमीन में रखे हुए एक बटन को दबाना होगा। वो बटन दबाने के बाद ही राउंड शुरू होगा। सेकंड राउंड में म्योंगी प्लेयर नंबर 336 को मार देता है और शॉकिंगली रिवील करता है कि वो उस बेबी का पापा है। और यहाँ पर गीहुन और म्योंगी दोनों के पास वेपन्स होते हैं। गीहुन के पास वो चाकू होता है जो उसको फ्रंटमैन ने दिया था और म्योंगी के पास वो लोहे वाला डंडा होता है। अब यहाँ पर उन दरिंदों में जो सबसे कमजोर प्लेयर था वो सारे मिलकर उस प्लेयर को इतनी बुरी तरीके से जान से मारते हैं जिससे वो चल भी ना पाए, क्योंकि ट्रायंगल राउंड में तो प्लेयर 336 एलिमिनेट हो गया था। अब बस उनको सिर्फ एक और प्लेयर को एलिमिनेट करना था सर्कल राउंड में, जिससे सारे लोग जीत सकें। लेकिन यहाँ पर गीहुन उस बलि के बकरे को डिफेंस करता है और सबसे कहता है कि हम बराबरी और इक्वली डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट राउंड में कौन एलिमिनेट होगा। गीहुन की बात सुन के बाकी दरिंदे भड़क जाते हैं और वहाँ पर क्लैश हो जाता है इन सारे प्लेयर्स के बीच में। लड़ते लड़ते म्योंगी प्लेयर 353 को पुश कर देता है और गीहुन सेल्फ डिफेंस में प्लेयर 203 को जान से मार देता है। तो ट्रायंगल राउंड में टोटल 3 प्लेयर एलिमिनेट होते हैं और बचते हैं सिर्फ 6 प्लेयर। फिर यहाँ पर म्योंगी प्लेयर नंबर 100 को धक्का दे देता है क्योंकि यहाँ पर म्योंगी के पास एक सिक्योर्ड प्लान था कि सर्कल टावर पर जाएंगे और जो बलि का बकरा था उसको धक्का देके मैं, गीहुन और बेबी सेफली यहाँ से निकल जाएंगे। बट लेकिन वो बलि का बकरा पहले ही नीचे कूद जाता है और अब सिर्फ 3 ही प्लेयर बचते हैं, म्योंगी, वो बेबी और गीहुन। एपिसोड 6 ह्यूमंस आर। नियोल रिकॉर्ड रूम को जलाने के बाद सुसाइड करने का सोचती है। गिल्ट, पेन और थकान ने उसे तोड़ दिया होता है। वहीं जुनो फाइनली ग्योंग सॉक को रेस्क्यू करता है और कोस्ट गार्ड को अलर्ट करता है। फिर वो खुद भी स्विम करके आइलैंड की तरफ जाता है अपने भाई इनो को रोकने के लिए। गेम के फाइनल फेज में सिर्फ म्योंगी, गीहुन और बेबी बचे हैं। म्योंगी का प्लान बहुत ही खतरनाक होता है। वो चाहता है कि गीहुन बेबी उसके हवाले करे ताकि वो उसे गिराकर खुद पूरा प्राइज जीत सके, लेकिन गीहुन किसी भी हालत में गिव अप नहीं करता। फिर सर्कल टावर पर म्योंगी गीहुन को धमकाता है कि वो बेबी को नीचे फेंक देगा अगर उसने चाकू नहीं फेंका।
फिर यहाँ पर गीहून और म्योंगी के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है और लड़ते लड़ते म्योंगी गिर जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन टेक्निकली गेम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि गेम स्टार्ट होने के लिए उनको वो बटन दबाना था जो जमीन में था, तो यहाँ पर म्योंगी का एलिमिनेशन काउंट ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर गीहून खुद गेम स्टार्ट करता है और उस मोमेंट में वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। अपनी आखिरी सांसों में वो कहता है कि हम लोग रेस के घोड़े नहीं, हम इंसान हैं, और फिर खुद को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा देता है। वीआईपीज का मुंह लटक जाता है और शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। इनो पे भी इसका काफी डीप असर पड़ता है। फिर जैसे ही कोस्ट गार्ड आइलैंड के पास पहुंचती है, इनो एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। फिर उस आइलैंड पर जुनो भी पहुंच जाता है और वो देखता है इनो को बेबी को रेस्क्यू करते हुए, और यहाँ पर जुनो चाहते हुए भी इनो पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि इनो के हाथ में अभी बेबी था। फिर आइलैंड के एक्सप्लोड होने से 30 सेकंड पहले सारी गेम्स वाली जगह का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि काफी इमोशनल है। फिर आइलैंड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन जुनो, वीआईपीज, नेओल और स्टाफ सेफली वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर गीहून की बॉडी उस आइलैंड के साथ जलकर राख हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद। ग्योंगसेok की बेटी कैंसर से रिकवर हो चुकी होती है, क्योंकि ग्योंगसेok जहाँ काम करता था म्यूजियम पार्क में, वहाँ के हर एक इंसान ने ग्योंगसेok की फाइनेंशियली मदद करी थी उसकी बेटी के कैंसर के इलाज के लिए। नियोल यहाँ पर ग्योंगसेok की बेटी से मिलती है और वो तैयार होकर निकल जाती है चाइना के लिए, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो उसकी बेटी मर चुकी है वो दरअसल में जिंदा है। सीजन 2 में नियोल ने बिजनेसमैन को काम दिया था उसकी बेटी को ढूंढने के लिए, तो नियोल के बाद उसी बिजनेसमैन का कॉल आया था कि उसकी बेटी शायद से चाइना में जिंदा है। और दूसरी तरफ सेबियो का छोटा भाई क्योल अपनी माँ से मिलता है, और सीजन 2 में स्योंग ने इसी बिजनेसमैन को काम दिया था क्योल को अपनी माँ से मिलवाने का। वूसेok जेल से बाहर आता है और डिसाइड करता है कि गीहून के होटल को रेनोवेट करके एक नई जगह बनाएगा, एक नई शुरुआत। एंड में इनो बेबी और सारा प्राइज जुनो के हवाले कर देता है, क्योंकि इस गेम का ऑफिशियल विनर ये बेबी है। और जुनो की आगे फटी रह जाती है 45.6 बिलियन वॉन देखकर। फिर इनो लॉस एंजलिस जाके गीहून की डॉटर से मिलता है, उससे अपने पापा की डेथ के बारे में बताता है और उसे प्लेयर 456 का खून से सना हुआ ट्रैक सूट और बचा हुआ प्राइस मनी देता है जो गीहून ने गेम खेल के जीते थे। और जाते जाते इनो एक और मोमेंट विटनेस करता है। एक अमेरिकन सेल्स वुमेन एक आदमी के साथ डाकची खेल रही होती है और एक सिग्नल देता है कि स्क्विड गेम का अमेरिकन वर्जन भी चल रहा है। तो ये थी स्क्विड गेम सीजन 3 की कंप्लीट कहानी। एक काफी इमोशनल एंड पे खत्म हुआ स्क्विड गेम। इस बार रूल्स बदल गए थे, प्लेयर्स और भी ज्यादा डेंजरस हो गए थे और हर किसी के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, सर्वाइव करो या फिर सेक्रीफाइस करो। तो इसकी एंडिंग देख के आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकन स्क्विड गेम बनेगा? और अगर वो बनेगा तो क्या वो इतना इम्पैक्ट छोड़ पाएगा जितना इस सीरीज ने छोड़ा है? कमेंट करके बताना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही डार्क यूनिवर्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो इंडियन सुपर नर्ड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।